एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज विच इज कॉल्ड लैंडमार्क एंड हिस्टोरिकल जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं जिसने बहुत ज़्यादा चेंज लाया हिस्ट्री में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज पे। हम सिर्फ एक केस लॉ डिस्कस करेंगे बट इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज केसवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबको पता है कि हिस्टोरिकल जजमेंट, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये कुछ वो केसेस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। मतलब आप बिना इसको जाने आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हो, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो व्हाटसोएवर। अब आइए बात करते हैं कि क्या हुआ क्या था केसवानंदा भारती में। इसको पहले थोड़ा सा जिस्ट से समझो कि क्या है। इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कब डिसाइड हुआ था? 24। ये सब जो थोड़े से लैंडमार्क केसेस होते हैं, जो कुछ ऐसे हिस्टोरिकल जजमेंट्स होते हैं ना, कोशिश किया करो कि इनका जो है जिस दिन डिसाइड हुआ था वो याद रह जाए, या फिर इनके जिस जज ने डिसाइड किया था उनका नाम याद रह जाए। डिसाइडेड ऑन 24 अप्रैल 1973 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस केस, इसी केस ने एस्टैब्लिश किया था बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अ प्रिंसिपल व्हिच होल्ड्स दैट ऑल्दो पार्लियामेंट may amend any part of the constitution under आर्टिकल 368। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से, बट इट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, या जो बेसिक फीचर्स हैं, इसेंशियल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, उसको अमेंड नहीं कर सकती है। दिस केस हैज हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पावर। इस केस का बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था ऑन द बैलेंस ऑफ पावर। ये जो पावर की हम बात करते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। ensuring that the fundamental rights of the citizen remain protected against arbitrary amendments। अगर सरकार या पार्लियामेंट कोई अगर इस तरीके का अमेंडमेंट करना चाहे विच इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत से उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है इसने बैलेंस भी समझाया हमें लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स केस कौन सा है तो ये है, and has been widely cited as a safeguard for the constitutional identity of India. It was decided by a 13-judge constitution bench in a closely contested 7-6 मतलब ratio split, highlighting the deep divisions on the issue of the scope of Parliament's amending power की। मतलब उन्होंने बहुत डीपली इस बात को समझने की कोशिश करी है, हमें समझाया है कि क्या पार्लियामेंट की किस तरीके की पावर अमेंड करने की, क्या किस हद तक, किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ऐसा तो नहीं कि पूरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा करके बदल देगी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक डाउन कर देगी, दोबारा से लिखेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कभी दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया है, ठीक है। पार्लियामेंट नीचे कुछ रखा नहीं हुआ है, वैसे मैंने थोड़ा सा एकदम डीप उसमें चली गई, इस वजह से नीचे देखा। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कितनी भी कोशिश कर ले इस तरह की हरकत वो नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो इसेंशियल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स हो गया और सारी जो चीजें हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू है, क्या इसे पार्लियामेंट चेंज कर देगी? पार्लियामेंट लॉ लेकर के आएगी, जुडिशियल रिव्यू को हटा देगी, स्ट्रक डाउन कर देगी? नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि वो बेसिक फीचर है। अच्छा, ये जो कुछ 3 केसेस हैं, ये इन केसेस के बाद जो है फिर केसवानंदा भारती का केस आया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का ये केस है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 1 साल बाद का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स वर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार करके ये कहा कि जो भी कुछ अमेंडमेंट चाहे पार्लियामेंट कर सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा गया, reinforcing the idea that parliament could amend any part of the constitution। इन्होंने क्या कहा? खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारी इन शॉर्ट। ये कहा कि कुछ भी अमेंड कर सकती है, जो चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड कर देगी, ऐसा कहा शंकरी प्रसाद के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद 1965 में आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। while this case upheld the unlimited amending power, इस केस ने भी अपहेल्ड कर दिया उस पावर को, जो अनलिमिटेड पावर दी गई थी शंकरी प्रसाद में, उसको अपहेल्ड कर दिया और कहा डिसेंटिंग ओपिनियंस बाय जजेस लाइक जस्टिस मुधोलकर began to hint at inherent limitations। अब देखो, इसमें बस आप इतना याद रखो कि इन्होंने यहाँ पर अपहेल्ड किया है, बात कुछ चीजें पूछी नहीं जाएंगी। अब बस आपको देखो एक बात समझो, जब ये इस तरीके के हिस्टोरिकल जजमेंट्स आते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ बैक स्टोरी रही होती है। पहले कुछ अजीब से जजमेंट्स आ चुके होते हैं, उसके बाद कोई हिस्टोरिकल जजमेंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। तो कोशिश करो कि क्रोनोलॉजी याद रहे कि पहले आया हमारा ये, दूसरा, फिर इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये वाला जजमेंट आया, और तब से यही चल रहा है, ठीक है। पहले क्या आया? पहले आया हमारा शंकरी प्रसाद 1951 में, उसके बाद आया
आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर आया 1967 में गोलकनाथ का केस। दिस डिसीजन डिक्लेयर्ड दैट, अब ये अच्छा जजमेंट था। इस डिसीजन ने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, और रूलिंग दैट वाज लेटर चैलेंज, जिसको बाद में चैलेंज किया गया और अल्टीमेटली ओवर रूल्ड किया गया केसरानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको ओवर रूल किया गया, लेकिन उन्होंने चलो ये बात तो कही ना कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को वो नहीं कर सकती, या नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। अब देखो केसरानंद भारती की बात करते हैं, बहुत बात हो गई बाकी केसेस की, अब हम केसरानंद भारती की बात करते हैं। इश्यूज बिफोर द कोर्ट, द केसरानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रेज्ड सेवरल क्रिटिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, किस तरीके का होगा, कैसे होगा, क्या होगा। द मेन इश्यूज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, पहला इशू क्या था, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कह रहा 10 पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके, आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, अमेंड कर सकती है क्या फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में बताए गए हैं। पहली बात तो ये इशू था। दूसरा क्या था, स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री पावर। डज द पावर टू अमेंड इंक्लूड द पावर टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ये जो पावर है अमेंड करने की, इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड करने की पावर है इनके पास, ये सवाल था। इन अदर वर्ड्स, इज देयर एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन द पावर, की मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो आप, इनहेरेंट लिमिटेशन है पावर ऑन द अमेंडमेंट सच दैट फंडामेंटल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन वायलेटेड, कि आप जो भी चाहो अमेंड कर सकते हो और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है। दूसरा इशू ये था। तीसरा इशू क्या था, वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स। द केस आल्सो एग्जामिन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 24th, 25th and 29th amendments which were aimed at protecting the government's ability to make further amendment। अब ये जो amendments हुए थे ना, इससे क्या था, ये गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ भी अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय द प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस। प्रीवियसली जो कुछ भी जुडिशियल डिसीजंस आए थे, जो कुछ भी प्रेसिडेंट्स आए थे, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेंडमेंट्स इसलिए लाए गए थे कि उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पार्लियामेंट कह लो, सरकार कहना इज द रॉन्ग वर्ड, पार्लियामेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी लॉ बनाए। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया, ये 3 इश्यूज थे, इतना आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। अब जुडिशियल रीजनिंग क्या दी गई इसको समझो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। The majority held that while Parliament does not have the power to amend any part of the Constitution, it cannot alter or destroy the basic structure. Does not need, does have the power. पावर है आपके पास कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। भाई इसीलिए तो इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए, इसीलिए इतने संशोधन हुए हैं ना। लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते यार। दिस डॉक्ट्रिन, कितने करोड़ों लोग मर गए इसी चीज के लिए कि हमें आजादी चाहिए, वो वही आप छीन लोगे। अगर आप फ्रीडम ही छीन लोगे लोगों से तो क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे ही चलाओ फिर, है ना। दिस डॉक्ट्रिन मीन्स दैट सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सच एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट नॉर्म है, इसके बेसिस पर ही सारे लॉज बनते हैं। सारे लॉज ऐसे ही, तो क्यों हम कहते हैं कि सेक्शन 477 सही बोल रहे हो ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध था, इस वजह से हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, 477 है कि 479 है अडल्ट्री का, आईपीसी की बात कर रही हूं मैं। द सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब पावर को जो पावर से सेपरेटेड है। फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म का मतलब भी आप वही समझ सकते हो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम एकदम डीप मेंस की तैयारी, मतलब मेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो फेडरल में आप ये भी समझ सकते हो, उसकी सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, सेक्युलरिज्म, हमें पता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, मतलब कि कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्शन मिल रही है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंटरप्रेट किया कि ये क्या है इसका मतलब। द कोर्ट इंटरप्रेटेड द टर्म अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 टू मीन एनी एडिशन, कोई एडिशन कर रहे हो या चेंज कर रहे हो इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड, परंतु, प्रोवाइडेड का मतलब होता है परंतु, दैट सच अमेंडमेंट वो इफेक्ट नहीं करने चाहिए कोर ऑब्जेक्टिव को, जो कि हमें प्रीएम्बल में बता रखा है, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो हमें प्रीएम्बल में बता रखा है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको इफेक्ट जो होता है ना, बात को समझना, ये अफेक्ट जो हम यूज करते हैं ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिवली इसको ये अफेक्ट ना करे। इफेक्ट जो है वो नेगेटिव टर्म नहीं है। अगर इफेक्ट है तो मतलब नेगेटिवली कोई चीज प्रभावित कर रही है किसी चीज को, तो अफेक्ट ना करे कोर ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि प्रीएम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते कहते थक गई प्रीएम्बल में। ठीक है, एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, दोनों देखो प्रीएम्बल में और डीपीएसपी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
प्रीएम्बल में बता रखा है कि हमें किस तरीके का जो है देश चाहिए, किस तरीके का देश चाहिए था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और डीपीएसपी क्या है कि जैसे जैसे सरकारें आएंगी वो कोशिश करेंगी कि जो डीपीएसपी में चीजें दे रखी हैं उसको लागू किया जाए, ठीक है, अच्छे भारत के लिए। In a sense, Parliament may modify the Constitution. Parliament modify कर सकती Constitution so long as the basic framework remains intact. Basic framework जब तक उसी जगह पर है जहां पर था उसको हिलाने की कोशिश मत करना, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, जो अमेंडमेंट करना है वो अमेंडमेंट करो, ये बात कही गई। फिर उसके बाद लिमिटेशन लगाया है, मतलब लिमिटेशन के बारे में बात करी, लेजिस्लेटिव पावर की लिमिटेशन के बारे में बात करी। कह रहा है द मेजॉरिटी नोटेड that unlimited power to amend could lead to the possibility of arbitrary changes that might undermine the very identity of the constitution. मेजॉरिटी ने ये कहा, 7:6 का डिसीजन था जैसे मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी ने ये कहा कि अनलिमिटेड पावर अगर हम दे देंगे पार्लियामेंट को, ये लेजिस्लेचर को, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जो कि आर्बिट्री हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें, सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स न मिले, फलाना फलाना। The judgment argued that the constitution is not merely a legal document, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, भाई देखो हमने अमेंडमेंट्स तो किए ना, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ वैसे वैसे अमेंडमेंट्स होते गए, हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती गई हमने उस तरीके से उसको अमेंड किया है। तो वही चीज है, ये कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना कि बस पढ़ा है सालों से वैसे ही, नहीं, उसमें अमेंडमेंट्स तो हो रहे हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट है, इवॉल्व कर रहा है अपने आप को समय के हिसाब से। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है फंडामेंटल वैल्यूज को एंड आइडियल्स ऑफ द नेशन। क्या चाहते थे, क्या आइडियोलॉजी थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उस वक्त, टू प्रोटेक्ट दीज आइडियल्स। इन आइडियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन द पावर टू अमेंड। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए इस अमेंडिंग पावर के ऊपर। अगर नहीं होगी लिमिटेशन, अगर इस तरीके से हम कुछ भी करने देंगे लेजिस्लेचर को, तो फिर लिटरली कुछ भी होगा और हमारी फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बैलेंस्ड अप्रोच में क्या बताया, While the majority affirmed that Parliament's power to amend is wide, majority ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो वाइड है अमेंड करने की, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है बहुत पावर्स आपके पास, आप कुछ भी करें, लेकिन वो एब्सोल्यूटली आपके पास पावर नहीं है। This balanced approach seeks to reconcile the need for the constitutional flexibility with the imperative of safeguarding the fundamental। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सेफगार्ड करोगे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी को, ठीक है, प्रजातंत्र को। द डिसेंटिंग ओपिनियंस प्रेजेंटेड बाय जस्टिस रे, पालेकर, मैथ्यू, बेग, द्विवेदी एंड चंद्रचूड़ आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ अ मोर एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द अमेंडिंग पावर। हालांकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मत लिखना। हाउएवर द मेजॉरिटी इज रीजनिंग इन केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला अल्टीमेटली प्रिवेल्ड, यही प्रिवेल कर रही है अब तक, सेटिंग अ प्रेसिडेंट दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एवर सिंस। तब से लेकर के अब तक यही चल रहा है। केसवानंद भारती हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब ये जो बाकी केसेस हैं हम लोग अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तब से अब आपको ये बताइए, मैंने बहुत ही कम शब्दों में आई गेस और एग्जॉस्टिव आपको देने की कोशिश करी है। ये आपको जब हमारे सारे जो है जो भी जजमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर कई सारी पीडीएफ्स देनी पड़ेंगी, अलग अलग जजमेंट की अलग अलग देनी पड़ेगी, इसलिए कंपाइलेशन वाली मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लेक्चर्स में हम इससे पहले समेट लें, कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने वो पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगी। तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। बस अगर थोड़े से रनिंग नोट्स बनाए हैं मेरे साथ तो इसको थोड़ा सा याद करते चलो, कब ये डिसाइड हुआ, क्या साइटेशन है। साइटेशन पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उनका कम से कम ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।